देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, ठीक है। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि कोई क्वांटिटी हो, ठीक है, जिसे हम मेज़र कर सकें और वो किसी स्पेसिफिक लॉ को फॉलो करे, ठीक है। जिसे इसका हम लिखते हैं, डिफिनीशन होता है द क्वांटिटी विच कैन measure and follow specific law is called physical quantity। समझ में आया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? मैंने तो बताया कि केवल जिसे हम मेजर कर सकें और कोई स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हैं उसे स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे लेंथ देखते हैं, ठीक है। देखो लेंथ फिक्स होता है कि 1 मीटर में से, इसका देखते हैं लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो मीटर फिक्स होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये फिक्स है। ऐसा नहीं है कि कहीं 101 मीटर हो जाए, कहीं 110 सेंटीमीटर हो जाए, एक मीटर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक फिक्स होता है ये। जैसे देखते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो ये भी फिक्स है, ये भी चेंज नहीं होता ना। लेकिन तुम लोग एक चीज़ देखो कि जैसे हमने लिख दिया द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, ग्राम में, ठीक है ना। लेकिन देखो ये उसका क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ एक नंबर और होता है, ठीक है। तो जो नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक। और ये क्या होता है, यूनिट, ठीक है ना। मतलब इससे हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, किसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बिना नहीं रह सकती, कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है। और ये भी याद रखना, कोई भी क्वांटिटी के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो मल्टीप्लाई होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे हमने लिख दिया कि 1 किलोग्राम, ठीक है। तो ये क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या हुआ, यूनिट हुआ, ठीक है ना। लेकिन इसका मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट होता है। जैसे हमने मान लिया कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू n हो गया, ठीक है ना, और कोई यूनिट क्या हो गया, u हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये कांस्टेंट क्यों है, ठीक है। जिससे अभी यहीं बता देना थोड़ा सा कि देखो यहाँ पे ये किलोग्राम में है, आगे ग्राम में भी होगा, ठीक है, और भी यूनिट में हो सकते हैं। तो इसे N1U1 बराबर यहाँ से लिखते हैं, जैसे दो क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हो, N1U1 बराबर N2U2, ठीक है। तो इससे हम करते क्या है, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इसमें अगर यूनिट मान लो यहाँ किलोग्राम है तो इसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ना कि फिजिकल क्वांटिटी होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? अब हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। तो कोई बता सकता है कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो 3 टाइप के होते हैं। पहला देखते हैं रेशियो। रेशियो में क्या होता है, दो क्वांटिटी एक दूसरे के रेशियो में होते हैं। ऐसी कोई क्वांटिटी बता सकते हो जो एक दूसरे के रेशियो में हो? जिससे उन रेशियो का मतलब उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। डायमेंशन मतलब मात्रक समझ सकते हो तुम इस समय भी। तो प्लैंक कांस्टेंट का हो गया ऐसा ऐसे। नहीं, प्लैंक कांस्टेंट नहीं, ये जानते हो, ये नाम सुने हो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसका डायमेंशन लेस होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? डायमेंशन लेस। हाँ तो पता है डायमेंशन इंडेक्स क्या होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ फार्मूले होता है? साइन साइन से कुछ था। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइंस नहीं होता, इसका होता है वैसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n बराबर होता है c/v, मतलब स्पीड ऑफ लाइट
इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन एयर, अब यह वैक्यूम में लाइट इन एयर, ठीक, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। देखो इसका भी यूनिट सेम होता है, ठीक है। तो ऐसे भी आता है, एक आता है क्या बोलते हैं उसे, रिलेटिव डेंसिटी, जानते हो क्या होता है? देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, अपान होता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन देखो इसका डेंसिटी सेम है, यूनिट खत्म है, तो इसे रेशियो क्वांटिटी वाले में रखते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है, देखो दूसरा क्या होता है पता है, स्केलर क्वांटिटी होता है दूसरा। स्केलर क्वांटिटी बोलते किसे हैं? देखो स्केलर उसे बोलते हैं, देखो दूसरा होता है स्केलर, ठीक है। स्केलर बोलते हैं उसे हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, स्पीड देखते हैं, स्पीड, ठीक है। तो स्पीड जैसे हम बताते हैं कि अगर स्पीड है तो स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसकी स्पीड के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया कि कोई कार जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड के चाल से, तो हमने ये नहीं बताया कि ईस्ट की तरफ कार जा रही है कि वेस्ट की तरफ जा रही है, किसी डायरेक्शन में जा रही है, हमने वहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है, तो मतलब स्पीड क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुई, ठीक है। तो इसके लिए वो एक और होता है, वो भी देख लो, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होती है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत भी पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना चाहिए। दैट क्वांटिटी ये लिख दे रहा हूँ, दैट क्वांटिटी विच हैव magnitude and direction and follow law of वेक्टर अलजेब्रा। लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? वेक्टर चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है ये होता है आर। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। तो ये अगर ये क्वांटिटी इसको फॉलो करती है तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। देखो हम सीधा बता रहे हैं, ऐसी क्वांटिटी समझ लो जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों में हो सके, सीधा वेक्टर क्वांटिटी है। ये फंडा एकदम सही है, ठीक है। और देखो ये याद रखना कि ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो मैं बताना चाहता हूँ कि देखो कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती है ना कि जिनके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर या वेक्टर। हाँ, तो इसमें से कुछ नहीं बोलेंगे, उसके लिए अलग नाम दिया गया है, उसके लिए एक अलग नाम दिया गया है, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं उसे। ये इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो एग्जाम में नहीं आता जल्दी, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, तो सही है, लेकिन इसका कोई एग्जाम्पल आगे वाले, अभी जब वो आगे चैप्टर में पढ़ोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नाम भी सुने होगा आई थिंक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो क्वांटिटी होता है, ये कौन सी क्वांटिटी होती है?
टेंसर क्वांटिटी होती है। फर्स्ट लाना। वो आगे आता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, बोलो। ठीक है, आगे चले। अब देखो इसके बाद आता है फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, जो क्या हो, नहीं नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप्स के नहीं होते। ठीक है, बता रहे हैं, देखो ऐसी क्वांटिटी जो अपने आप में किंग हो, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अदर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए अदर फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे स्पीड ही देखो ना, स्पीड, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, देखो इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्टेंस की भी आवश्यकता पड़ी और टाइम की भी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी क्या बोलते हैं हम, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी, और जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए अदर क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं उसे। ठीक है, फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी समझ में आया। अब देखो जो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसे क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। ठीक है, और जो डिराइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसे क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। ये समझ आई नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होगा उसके यूनिट को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट, और जो डिराइव्ड क्वांटिटी होगा उसके यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अब हम कुछ फंडामेंटल जो होते हैं क्वांटिटी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी यूनिट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका यूनिट, ठीक है, और सिंबल, उससे किसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला देखते हैं हम लेंथ। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, केजी से। ठीक है ना। अब फिर तीसरा आता है टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यस से। अब फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। कभी वो क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस वाला मत बोल देना। ठीक है, डिग्री सेल्सियस भी कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन टेम्परेचर का यूनिट केल्विन याद रखना। ठीक ना। अब टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अभी मैं एक शॉर्टकट तरीका बता दूंगा। एम्पियर सिंबल क्या होता है, ए होता है। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला CD से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ, चलो मैटर ही लिख दे रहे हैं। इसका क्या होता है, मोल होता है ना, मोल को मोल ही लिखते हैं, MOL लिखते हैं। ठीक है, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 क्वांटिटी थी। क्या क्या थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, इसकी यूनिट सब समझ में आया। ठीक है, हिंदी वालों के लिए तो मैंने एक बताया था, अगर हिंदी में याद रखना हो तो उसके लिए ये था, ल10
ताबीज पर, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतित तीव्रता, पदार्थ का मात्रक, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं उन्हें भी याद करने का एक तरीका है। उन्हें याद करने का तरीका क्या था? उन्हें याद करने का तरीका यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। वो था लाल टीटी मी, लाल टीटी मी याद रखो। लेंथ, एल से लेंथ, ए से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर, ठीक है। लेंथ हो गया ना, फिर एल से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टी से टेम्परेचर, टाइम, एम से मास, ई से इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लाल टीटी में ये मैंने बनाया था ठीक, कोई हार्ड नहीं, ठीक। हिंदी इंग्लिश वालों के लिए है, हिंदी वालों के लिए ये है, ठीक ना। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो, ये तो मेन फिजिकल क्वांटिटी थी, ठीक है। दो क्वांटिटी और भी होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन कौन सी होती हैं बता सकता है कोई? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, घन कोण और समतल कोण, आई थिंक ऐसा ही बोलते हैं, ठीक ना। ठीक है। अब देखो उसे भी देख लेते हैं। उसकी कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। उसका यूनिट होता है, वो बता दे रहे हैं। देखो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है, ठीक है। इसे आर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल का क्या होता है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होता है, उसे एस आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखना है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। हाँ, अब देखो इतना हो गया ना। अब देखो कुछ ऐसे भी क्वांटिटी होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और लेकिन उसे हम इस फंडामेंटल में नहीं रखते हैं। जैसे वो पढ़े होंगे आप लोग, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर किसका यूनिट है ये पता है? देखो मेरी बात ध्यान समझना। लाइट ईयर, ऐसा ना करना कि ये ईयर देख लिए तो साल मतलब समय का यूनिट है, ये ऐसी गलती मत करना। लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट होता है। हाँ, वो अलग होता है। तो ये देखो लाइट ईयर जो होता है, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 9 मीटर, आई थिंक यही होता है। एक लाइट ईयर बराबर होता है 15 होता है, 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस की सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है? यस, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस की जो लार्जेस्ट यूनिट होती है ना, वो होता है पारसेक। डिस्टेंस की लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। वो क्या होता है? पारसेक, ठीक है। अब एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। इतना समझ में आया कि नहीं? और वो भी सुने होंगे हार्स पावर, अश्व शक्ति, वो भी डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं बस, ठीक है। अब आगे चलें। अब चलो देखते हैं, कुछ प्रेफिक्स होते हैं जैसे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये सब याद है कि नहीं? बोलो। 3.26। देखो
कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो लिख लो। मिली, ठीक है, यही गड़बड़ा जाता है। माइक्रो, तो इसका सिस्टम होता है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो होता है ना, फेमटो, एक्टो, ठीक है। मिली, तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं किलो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, टेरा पेटा एक्सा। देखो ऊपर जाना है तो 10 के पावर में माइनस लेके जाना है, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से ऊपर जाना है 10 के पावर में माइनस लेके जाना है और 3 का डिफरेंस करना है, ठीक है। तो बताओ, ये कहते हैं मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, सही है। देखो तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 के पावर माइनस 3 होगा, ठीक है ना। और माइक्रो में कितना होगा, नैनो में कितना, पिको में कितना, और फेमटो में कितना, एक्टो में कितना। सिंपल है कि नहीं, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एक्टो, बस तुम्हें यही याद रखना है बस, ठीक है। अब नीचे आते हैं, पावर बढ़ाते जाओ, लेकिन अब पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये कितना होगा 10 के पावर, ये कितना होगा गीगा बराबर, और मेगा, सॉरी मेगा बराबर 10 और गीगा बराबर, और टेरा बराबर 12, पेटा बराबर, और एक्सा बराबर 18, ठीक है। याद कर लो कि नहीं अब, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एक्टो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। एक बार लिख लो, फिर आगे चलते हैं। TMAT जो है ना, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एक्टो, फेमटो है ना, आटो होता है, ATTO। ये डबल टी ओ। चलो देखते हैं, 1 फर्मी, फर्मी जानते हो, 1 फर्मी बराबर कितना होता है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है। 1 फर्मी बराबर कितना, 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है। 1 एक्सरे, हाँ ये भी, ये सब देखो इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखना किसी न किसी कीमत पे। ये होता है 10 के पावर -3 मीटर, ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉम, ये भी याद रखना है तुम्हें, एंगस्ट्रॉम, ये कितना होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। और माइक्रोन, ये भी बता सकते